हेलो स्टूडेंट, मैं सरोज हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम अपने व्याकरण के प्रकरण में शब्द निर्माण के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, शब्द निर्माण में हम सबसे पहले जानेंगे कि शब्द क्या है। अपनी छोटी क्लासेस में हमने शब्द की परिभाषाएं पढ़ी कि दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। धीरे धीरे जैसे ही क्लासेस बढ़ती गई तो उसमें हमने फिर से लगाया कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती गई, अब हम 9वीं 10वीं कक्षाओं में जब ये परिभाषा पढ़ते हैं या किसी को इसके बारे में बताते हैं तो उसके लिए हमारी परिभाषा भी अपनी कक्षा के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हो। तो देखिए, अब हम ये वीडियो आपकी 9वीं 10वीं कक्षा के स्तर के हिसाब से बना रहे हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। और ये जो शब्द है, शब्द ये भाषा की अर्थवान स्वतंत्र इकाई है। तो विद्यार्थियों, शुरुआत में हम पढ़ते आए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन वर्ण एक अर्थवान इकाई नहीं है, क्योंकि हम अपने भाव और विचार इनको व्यक्त करते हैं। और वो किसके आधार पर करते हैं? शब्द के आधार पे। तो देखिए, आप ये परिभाषा नोट भी कर सकते हैं। लिखिए, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए, हमने लिखा कि वर्ण समूह ये वही है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई दो या दो से अधिक वर्ण, तो वर्ण समूह। लेकिन वो वर्ण समूह कैसा हो जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहा है। वही बात है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सार्थक वर्ण समूह। अब हमने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या किया कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। और ये जो शब्द है, ये भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है, क्योंकि भाषा में भावों और विचारों को व्यक्त करने का आधार क्या है? शब्द ही है। क्योंकि शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। इसलिए आप समझे कि इस भाषा में सबसे अहम क्या है विद्यार्थियों? शब्द। तो आपने जाना कि भाई शब्द क्या है और शब्द भाषा में कितना जरूरी है, क्योंकि हम जो भी अपनी बात स्पष्ट करना चाहते हैं किसके द्वारा करेंगे? वाक्यों के द्वारा। वाक्य किससे बनेंगे? शब्दों से। तो अब शब्द हमने सीखे, लेकिन इन शब्दों का निर्माण कई तरह से होता है। जैसे कहीं तो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे जुड़ जाते हैं, कहीं कोई शब्दांश मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाकर कोई नया शब्द बना रहे हैं। और कहीं कहीं हम देखते हैं
कि दो शब्द जुड़कर ही कोई नया शब्द बना रहे हैं। तो देखिए, अब हम ये जानेंगे कि शब्द निर्माण कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो देखिए, शब्द निर्माण की प्रक्रिया, शब्द निर्माण की प्रक्रिया। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया, एक तो हमने इसमें आपको बताया कि एक तो होता है मूल शब्द। ये किसी भी शब्द निर्माण के लिए सबसे अहम। अब उस मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करके नवीन शब्द, कोई नया शब्द बनाता है, उससे भी शब्द बन रहा है। कहीं कहीं इस मूल शब्द के साथ इसके अंत में कोई शब्दांश जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन कर रहा है, तो वहां भी नया शब्द बन रहा है। तो देखिए, हम ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें सबसे अहम हमने पढ़ा कि मूल शब्द तो हमारे पास होना ही है, लेकिन उस मूल शब्द के कभी शब्दांश आगे, कभी पीछे और कभी दो शब्दों से जुड़कर बनता है। तो हमने क्या जाना कि मूल शब्द, ये जो शब्द निर्माण है, ये मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। तो मैं आपको वो 3 प्रकार लिखवाती हूं, कैसे कैसे, कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। ठीक है विद्यार्थियों, आप ये पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये जो 3 प्रकार बताए, सबसे पहला उपसर्ग के द्वारा। जैसा हमने परिभाषा में आपको बताया कि मूल शब्द और मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाके नया शब्द बना रहा है, तो वो क्या है कि उपसर्ग के द्वारा, इसमें हम लिखेंगे उपसर्गों के द्वारा, क्योंकि एक नहीं है, काफी सारे हैं। उपसर्गों के द्वारा, जैसे अब हम करेंगे और प्लस चेतन। हमारे पास शब्द क्या बना? अवचेतन। तो देखिए विद्यार्थियों, अब यहां क्या है, कैसा शब्दांश है, आगे जुड़ रहा है, तो ये हमारा उपसर्ग, ये मूल शब्द। ठीक है। नंबर 2, प्रत्ययों के द्वारा। अब प्रत्ययों के द्वारा देखिए, जैसे शक्ति प्लस शाली। शक्ति हमारे पास मूल शब्द है और शाली वो शब्दांश है जो मूल शब्द के अंत में जुड़ रहा है, प्रारंभ में नहीं, अंत में। ये हमारा प्रत्यय है। तो आप नोट कर सकते हैं।
अब विद्यार्थियों हम उसी प्रक्रिया में आगे चलते हैं। नंबर 3, पहला हमने किया उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा, और तीसरा है समास प्रक्रिया के द्वारा। समास प्रक्रिया के द्वारा जैसे रसोई घर। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें ना कोई उपसर्ग है ना प्रत्यय है, दो शब्दों के जुड़ने से एक शब्द बन रहा है रसोई घर। अब हम इनको जो शब्द निर्माण में हमने 3 वो लिए प्रकार कि भाई उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा, समास प्रक्रिया के द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उसमें सबसे पहला हम उपसर्ग वाला अपना भेद लेते हैं। कि उपसर्ग द्वारा हम शब्द निर्माण करते हैं, तो हम सबसे पहले अपना लेते हैं अपना प्रकार उपसर्ग। कि उपसर्ग क्या है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वो शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करके नए शब्द की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको ये परिभाषा भी लिख देती हूँ, क्योंकि मुख्य जो बातें हैं हो सके तो आप नोट कर सकते हैं, ना तो आपके पास वीडियो में है ही। हाँ, तो विद्यार्थियों हम उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग वे शब्दांश आप नोट कर सकते हैं वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें परिवर्तन कर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अनु प्लस करण, क्या बना? अनुकरण। भर प्लस पेट, भरपेट। तो देखिए विद्यार्थियों, आपने इसके उदाहरण देखे, अनुकरण, भरपेट। तो
हमारे पास अनु, उपसर्ग, करण, मूल शब्द, ये दोनों मिलकर एक नए शब्द अनुकरण की रचना कर रहे हैं। भर और पेट। भर हमारा यहाँ पे क्या है, उपसर्ग, और पेट मूल शब्द। हमारे पास नया शब्द क्या बना, भरपेट। लेकिन अब हम भेद जानेंगे। है तो दोनों में उपसर्ग ही, लेकिन यहां पे हम उपसर्ग के भेद के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों अब हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग तो हमने जान लिए कि शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ रहे हैं, और मूल शब्द और शब्दांश, इनके बारे में भी आप इतना जान चुके हैं कि मूल शब्द का अपना अर्थ होता है, शब्दांश का नहीं। वो शब्दांश मूल शब्द के साथ जुड़कर जब एक नया शब्द बना रहा है तो ही वो अपना अर्थ प्रस्तुत कर रहा है। तो उपसर्ग के भेद हमारे पास यहाँ है। पहला, तत्सम उपसर्ग। अब विद्यार्थियों, तत्सम उपसर्ग, तत्सम ज्यों के त्यों, अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द जो हमारी हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। ये तो आप पढ़ चुके। तो तत्सम उपसर्ग, इनको हम संस्कृत के उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे सु, सु क्या है, एक उपसर्ग है। जब सु हमारे पास तत्सम उपसर्ग है तो विद्यार्थियों मूल शब्द भी हमारा तत्सम ही चाहिए। तो सु प्लस कर्म क्या बना, सुकर्म। कु प्लस पुत्र, को पुत्र। तो ये हमारे तत्सम उपसर्ग के उदाहरण है। तत्सम उपसर्ग में उपसर्ग तो तत्सम होता ही है, हमारे पास मूल शब्द भी तत्सम ही चाहिए। अब दूसरा हम इसका करते हैं तद्भव, या तद्भव की जगह हम हिंदी के उपसर्ग भी कर सकते हैं। जैसे हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग हमारे पास है अध। अध उपसर्ग, इसके साथ हमने मूल शब्द जोड़ा मरा, तो हमारे पास नया शब्द क्या बना, अधमरा। ठीक है। आ जीवन, क्या बना हमारे पास शब्द आजीवन। तो विद्यार्थियों तत्सम और तद्भव, तत्सम संस्कृत वाले उपसर्ग, तद्भव जो हिंदी के अर्थात संस्कृत के शब्द परिवर्तन के बाद जो संस्कृत में हिंदी में आते हैं वो हमारे तद्भव उपसर्ग। और तीसरा हमारे पास है आगत उपसर्ग, या जिन्हें हम कहें विदेशी उपसर्ग, जो विदेशी भाषाओं से जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी इन भाषाओं से ले लिए जाते हैं। उनके भी उदाहरण मैं आपको देती हूं। जैसे बा,
प्लस कायदा, यहां पर बा, ये क्या है, उपसर्ग है। कायदा शब्द के साथ जुड़ा तो क्या बना, बाकायदा, कायदे के साथ। बे, बे उपसर्ग हमारा आगत अर्थात क्या है, विदेशी भाषाओं से आया गया बे। बे का अर्थ होता है बिना अर्थ रहित के अर्थ में बे, परवाह, बे परवाह। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही करेंगे। इससे आगे आने वाली जो अपनी वीडियो है उसमें हम विस्तृत रूप से कि भाई पहले तत्सम उपसर्ग, फिर तद्भव, फिर हम जो आगत उपसर्ग या विदेशी भाषाओं से आने वाले उपसर्ग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप आगे वाली जो वीडियो है वो जरूर देखेंगे क्योंकि वो इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। और उसके लिए आप इस वीडियो को भी ध्यान से बार बार सुनेंगे, देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।